प्रिंसिपल डंगरलाल ध्यान से एक एक शब्द पढ़ते जा रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने आखिरी लाइन को 2-3 बार पढ़ा। पापा, अगर आप होते तो मुझे ढेर सारी किताबें ला कर देते, फिर मैं पड़ोस की रानी की तरह स्कूल जाती और खूब पढ़ती। डंगरलाल ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आंखों को साफ किया, फिर टेबल पर रखी घंटी को दबाया। घंटे की आवाज कमरे के बाहर गूंजने लगी। थोड़ी देर में चपरासी अपने हाथों में चाय का प्याला लेकर हाजिर हो गया। जी सर। अरे चाय नहीं, सरिता को बुलाओ। सरिता मैम ने ही प्रिंसिपल डंगरलाल को वह पर्ची पढ़ने को दी थी। जब वे उनकी ओर पर्ची बढ़ा रही थी तब उनकी आंखों में भी आंसू छिलमिला रहे थे। किसी ने लिखी है यह पर्ची। सरिता मैम पूरी तरह कमरे में दाखिल भी नहीं हो पाई थी कि डंगरलाल ने उनके सामने यह सवाल कर दिया। गुड़िया ने। सरिता मैम ने कमरे के अंदर आते आते ही जवाब दिया, कौन गुड़िया? वह किस क्लास में पढ़ती है? वह हमारे स्कूल की स्टूडेंट नहीं है सर, पर मैं उसे 5वीं क्लास में ऐसे ही बिठा लेती हूँ। क्या मतलब? उसका नाम दर्ज नहीं है, पर वह पढ़ना चाहती है, ऐसा उसकी माँ ने मुझसे बोला था, तो मैंने उसे क्लास में बैठने की इजाज़त दे दी थी। सरिता मैम को लगा शायद सर अब उससे नाराज़ होंगे, क्योंकि संस्था के नियम के मुताबिक किसी ऐसे बच्चे को क्लास में बिठाया ही नहीं जा सकता था जिसका नाम संस्था में दर्ज न हो। पर सरिता मैम करती भी क्या? उसने गुड़िया और उसकी माँ की आंखों में झांक रही बेचारगी देखी नहीं गई। गुड़िया की माँ गांव में साफ सफाई का काम करती थी और 4 बच्चों का पेट भरती थी। पति था नहीं, तो वह चाह कर भी गुड़िया को स्कूल नहीं भेज पा रही थी। वैसे तो गुड़िया की माँ जानती थी कि अब सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती, किताबें भी स्कूल से ही मिल जाती हैं, पर इसके अलावा भी तो खर्चे होते हैं। खर्चे ही नहीं, स्कूल में जो बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं उसे डर था गांव में कोई भी उनके साथ संबंध नहीं रखता। सरकार भले ही कहे कि उसे छुआछूत मिटा दी है, पर सरकार गांव में आकर देख ले, यहाँ तो अभी भी पुराना राज ही चल रहा है। माँ को तो गुड़िया में पढ़ाई की लगन देखकर खुशी होती थी। गुड़िया ने ही जिद की थी, माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे स्कूल में भेज दो ना। रोज़ रोज़ की जिद के आगे माँ एक दिन गुड़िया को सरिता मैम के घर ले गई। वह तो सरिता मैम के घर के बाहर के मैदान में झाड़ू लगाती थी, इस वजह से उनसे कुछ पहचान सी हो गई थी। सरिता मैम ने भी माँ का हौसला बढ़ाया था, अरे आप इसे स्कूल भेजें, देखो सरकार पढ़ने वाले बच्चों की कितनी मदद कर रही है। आप भेजें तो मैम, मैं चाहती थी कि गुड़िया इसी स्कूल में जाए। 2-4 दिनों में ही उसका स्कूल जाने का भूत उतर जाएगा, और नहीं उतरा तो अगले साल तो उसका नाम लिखवा दूंगी, गुड़िया की माँ बोली। सरिता मैम ने गुड़िया को क्लास में बैठने की इजाज़त दे दी। अब प्रिंसिपल डंगरलाल के सामने खड़ी सरिता मैम के चेहरे पर न जाने कितने भाव आ जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं प्रिंसिपल सर नाराज़ न हो जाए। उन्होंने गुड़िया का लिखा वह कागज़ इसलिए उनको पढ़ने के लिए दिया था, ताकि वे उसकी पढ़ाई की ललक को खुद ही महसूस कर सके। बहुत देर तक प्रिंसिपल डंगरलाल अपने हाथों में लिए कागज़ को उलटते पुलटते रहे। सरिता मैम का शब्द टूटता जा रहा था, सर मुझसे गलती हो गई, मुझे आपने पूछे बगैर उसे क्लास में नहीं बैठाना चाहिए था। अरे नहीं, तुमने जो बिल्कुल सही किया, हमें कम से कम एक पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य संवारने का मौका तो मिला। सभी को पढ़ा लिखा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सरिता मैम कुछ कहना चाहती थी, पर प्रिंसिपल डंगरलाल ने बीच में उनकी बात को काट दिया। एक काम करो, तुम उसे मेरे पास भेजो। जी सर। उसकी माँ क्या करती है? वो सफाई का काम करती है। उनके कानों में गूंजने लगा। अच्छे खासे लंबे और मजबूत कटकादी थी उनकी। सरिता जानती थी कि प्रिंसिपल डंगरलाल बहुत धार्मिक हैं। डंगरलाल सर ने बहुत देर तक कुछ सोचा, फिर सरिता से बोले, जाओ गुड़िया को मेरे पास भेज दो। थोड़ी देर बाद सरिता में खुद गुड़िया को डंगरलाल सर के कमरे के बाहर छोड़ गई।
गुड़िया धीरे से कमरे में दाखिल हुई। तुम गुड़िया हो? प्रिंसिपल डंगल लाल ने पूछा। हाँ। आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? मैं क्यों डांटूंगा आपको? सरिता मैम बता रही थी कि उन्होंने मुझे क्लास में बैठाने से पहले आपसे इजाज़त नहीं ली न, इसलिए। गुड़िया अभी भी हिचक रही थी। वह सब छोड़ो, तुम यहाँ आओ मेरे पास। गुड़िया कुछ देर हिचकी, फिर स्टूल पर आकर बैठ गई और बोली, सर मुझे छूना नहीं, नहीं तो आपको नहाना पड़ेगा, मैं दलित हूँ ना। डंगरलाल कुछ देर के लिए विचलित हुए। उन्होंने अपने जनेऊ पर हाथ फेरा, फिर चोटी को छुआ और मन ही मन कुछ बुदबुदाए। फिर बोले, इधर आओ। अभी तो मैं आपको नहीं छूने वाला, पर अगर आपने मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो फिर आपको गोद में उठाऊंगा। डंगरलाल की बोली में काफ़ी मिठास घुल गई थी। इससे गुड़िया का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। प्रिंसिपल डंगरलाल ने कोई बेटी नहीं थी, 2 बेटे थे। वे दोनों शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। गुड़िया की तकरीबन 8 साल के आसपास उम्र थी। वह फटी फ्राक पहने हुई थी। 2 चोटियाँ बनी थी जिन्हें लाल रिबन से बांधा गया था। हाथ पैर धुले और साफ लग रहे थे। चेहरे पर चमक दिख रही थी। आंखों में जरूर उदासी थी। डंगरलाल ने गुड़िया से पूछा, यह तुमने लिखा है? गुड़िया ने अपना सिर हिलाकर कहा। बोला, बहुत अच्छा लिखा है। तुमने बेटा? उन्होंने जानबूझकर बेटा शब्द बोला था। पापा की बहुत याद आती है क्या? गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोली, केवल अपनी हथेलियों से आंख साफ करती रही। तुम पढ़ना क्यों चाहती हो? मुझे बड़ा साहब बनना है। क्योंकि गुड़िया कुछ नहीं बोली, केवल कमरे की ओर देखती रही। कुछ सोचकर प्रिंसिपल डंगरलाल ने गुड़िया को पढ़ने की इजाज़त दे दी। इसके बाद गुड़िया खुश होकर वहाँ से चली गई। प्रिंसिपल साहब बहुत देर तक उसके बारे में सोचते रहे। गुड़िया रोज़ स्कूल आने लगी थी। सरिता मैम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। एक दिन प्रिंसिपल ने गुड़िया को उसने पास बुलाया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कहते कहते उन्होंने एक पैकेट उसे थमा दिया। उस पैकेट में स्कूल की ड्रेस थी। प्रिंसिपल साहब इसी तरह गुड़िया की मदद करते रहे। गुड़िया बड़ी होकर कलेक्टर बन गई। प्रिंसिपल साहब जब रिटायर हो गए और अस्वस्थ रहने लगे तो उनके दोनों बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। यह बात जब गुड़िया को पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया। वह उनके दोनों बेटों से बदला लेना चाहती थी, पर प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गुड़िया प्रिंसिपल साहब को हॉस्पिटल ले गई। वहाँ उनका इलाज कराया और गुड़िया ने अपने साथ प्रिंसिपल साहब को रख लिया।